बच्चों, देखो हमने मैथमेटिकल टूल्स का रिवीजन कर लिया था। ठीक है, ओके। अब आप कहेंगे कि सर रिवीजन में आपने बड़ा जो है ना मैक्रोस्कोपिक पढ़ाया, तो भाई मैक्रोस्कोपिक की बातें बताएंगे आपको। एक्चुअल में उद्देश्य क्या है रिवीजन का, कि हम आपको जो नॉलेज आपने एक्वायर कर ली है उसे केवल ताज़ा करना चाहते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो फॉर्मूला चार्ट है आपका मैथमेटिकल टूल्स का, प्लीज़ 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 कुछ नहीं करें अपने अकल से, जो मैं कह रहा हूँ वो करिए। एक एक शब्द उस फॉर्मूला चार्ट का, एक एक चीज़ डेडिकेटली रिलीजियसली आप कर लीजिए। फायदे आपको सारे जून में दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं सपोर्ट डॉक्यूमेंट जो है फॉर्मूला चार्ट को बनाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला चार्ट में हमने ट्राई किया है, अपनी तरफ से मैंने ट्राई किया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं वो डालें। 100% कभी कुछ नहीं होता, लेकिन 99% तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैथमेटिकल टूल्स पूरा हो चुका है। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस पर बात करेंगे, फिर हम वेक्टर्स पर बात करेंगे। तो ठीक है, वो बातें तो हम करेंगे ही करेंगे। तो अपना कहना ये है कि आप फॉर्मूला चार्ट जो है उसको बैठ करके एक बार तेज स्पीड से, बहुत तेज स्पीड से करना है, स्लो स्पीड से नहीं करना, स्लो स्पीड से नहीं करना, लेकिन जाना एक एक चीज़ दिमाग में चाहिए, एक एक चीज़ दिमाग में चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला चार्ट। आप वेरिफिकेशन करिए फॉर्मूला चार्ट का कि सर ने तो कहीं गलत नहीं लिखा। बस बस अगर आप वेरिफिकेशन कर दिए ना, तो आपकी नॉलेज इतनी अप हो जाएगी कि बहुत काम आएगी आपको। ठीक है, हम डायमेंशनल एनालिसिस चालू कर रहे हैं। सब सारे फॉर्मूला चार्ट का कंसेप्ट इतना ही है, आपको क्या करना है, उसको वेरिफिकेशन करना है। राइट, 12th की चिंता करनी ही नहीं है। 12th छोड़ो, पूरा रिवीजन जनवरी फरवरी में होगा और इतना बढ़िया से होगा वो बोर्ड का, आपका नंबर कटेगा ही नहीं। चलिए, तो मैं सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस का फॉर्मूला चार्ट मेरे पास खुला हुआ है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप, लेकिन आपको करने की ज़रूरत है, मुझे तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको करने की ज़रूरत है। आप ज़रूर उसको चेक कर लीजिए पूरी की पूरी चीज़ों को। राइट, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में एंगल है, रेडियन है, मिनट है, डिग्री है, मिनट सेकंड सब हमने कर रखा है। आप प्लीज़ एक बार इसको रीड आउट कर लीजिए, पूरा का पूरा पढ़ लीजिए रिवीजन में, है ना। यस, मतलब मेरे से ज़्यादा कार्य आपको करना है, और जब आप मुझसे ज़्यादा कार्य करेंगे तो सफल होंगे। टीचर से ज़्यादा बच्चा जब करता है तब सफल होता है, क्योंकि टीचर को तो प्रैक्टिस वगैरह खूब हो चुकी है ना। सॉलिड एंगल जो है ये भी मेरे को लगता है पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। Q इक्वल टू एन यू, इस पर सिंपल जानते हो कि भैया सेंटीमीटर में नापोगे तो नंबर ज़्यादा आएगा, मीटर में नापोगे तो नंबर कम आएगा, किलोमीटर में नापोगे तो और कम आ जाएगा। ठीक है ना, तो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। अब अपन आते हैं, ये जो पावर्स ऑफ 10 है, प्रीफिक्सेस ऑफ 10, प्लीज़ इसको भी पढ़ लीजिए पूरा। डेराइव्ड क्वांटिटीज में बहुत सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज आप जानते हैं। अब आप उस स्टेज पर आ गए हो, पुरानी स्टेज पर नहीं हो। अब आप उस स्टेज पर आ गए हो कि आपको सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए। एक मिनट जरा, जस्ट अ मोमेंट। यस, इट्स गोइंग। सारे फॉर्मूले जो है ना आपको याद रहने चाहिए, और आपको डेरिवेशन, डेराइव्ड क्वांटिटीज पूरी की पूरी जो है ना निकालनी आनी चाहिए, कि किसी भी क्वांटिटी का निकाल सकें आप। ठीक है, तो देखिए डेराइव्ड क्वांटिटीज में जैसे वान डर वाल्स कांस्टेंट मैंने बहुत बार आप लोगों को बता दिया, मुझे नहीं लगता कि मैं वापस वही चीज़ बताऊँ, है ना। लेकिन आप निकाल दीजिए, 2 मिनट का काम है, कितने सेकंड लगने वाले हैं आपको। तो बस वान डर वाल कांस्टेंट की इक्वेशन लिखनी है, 1 सेकंड के अंदर निकाल के रख देना है। इट शुड नॉट टेक टाइम, इट शुड नॉट टेक टाइम। P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, भैया आप इसको सीधे सीधे लिखो जल्दी से और ए निकालो, है ना। 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आपने टाइम को
स्लो बनाया ना तो आप स्लो हो जाएंगे ज़िंदगी में, फिर कंपटीशन में नहीं कमाल कर पाएंगे, है ना। जैसे ये जितनी 19 डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बातें यहाँ पे की हैं, इनकी डायमेंशंस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूरे के पूरे 19 के डायमेंशंस के लिए आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। पूरा निकालिए 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट के अंदर, है ना। हाँ, स्पीड तो तेज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अपन आते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, है ना, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो डायमेंशनल एनालिसिस के रूल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हमारे पास में ये जो डू योर सेल्फ एक बना हुआ है यहाँ पे देखिए फॉर्मूला चार्ट के अंदर, ये जो भरा हुआ है, इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, है ना। एक तो ये जो है ना 5th वाला पॉइंट देखो, बाकी तो आपको मैंने कराया हुआ है 1 लीटर वगैरह, ये आप ये समझ लीजिए कि आपको करना है, मैं नहीं कर रहा, लेकिन आपको करना है। मैं वहीं पर जाकर के रुकूंगा जहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मेरे को 6th वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा लग रहा है, तो आप क्या करें कि अपने जो नोट्स हैं उसमें 6th वाले पॉइंट को थोड़ा सा एम्फेसाइज कर दें। इसमें क्या है, बायोट जो है वो EMU ऑफ करंट की यूनिट है, ऑब्सोलीट हो चुकी है, लेकिन कभी कभी जो है ना वो क्वेश्चन में वो यूनिट डाल देते हैं। आजकल यूज नहीं आती, लेकिन डाल दिया तो क्या कर लोगे आप। तो इसलिए 6th वाला जो है ना वो लिटिल इम्पॉर्टेंट है, तो आपको उस पर दिमाग लगाना चाहिए। अब 6 वाले में एक एम्पियर के बाद स्टेट एम्पियर है, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, है ना। हाँ, तो इसको आप समझिए। देखो 6th वाला जो है ना उसको तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्या, 1 बायोट। तो 1 बायोट जो है ये EMU यूनिट है और ये 10 एम्पियर के बराबर होती है, आई थिंक, है ना, जितना मेरे को ध्यान है। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, इसका आंसर जो है शायद 10 एम्पियर होगा, राइट। एक मिनट जरा, 6 वाले का आंसर 10 एम्पियर ही करेक्ट। अब अपन आते हैं स्टेट वाले पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आ जाता है और समस्या खड़ी कर देता है। तो देखो इसके लिए मैं बात करने में पूरा का पूरा 1 to 1 मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है और इसे हम कहते हैं 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। मैंने देखा है कि केमिस्ट्री वाले इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ये ESU क्या है, ESU को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसे हम कहते हैं स्टेट कूलम। अब ये जो स्टेट कूलम वाली जो बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम हर चीज़ में अप्लाई करेंगे। तो देखिए जैसे करंट होता है, करंट आई क्या होता है, Q/T, इसे हम बोलेंगे स्टेट एम्पियर। तो Q क्या है, Q आपका जो है, अब एक मिनट जरा इसको हम कन्वर्ट कर लेना, 1 स्टेट कूलम इक्वल टू कितना वो कूलम होगा, एक मिनट के लिए जरा, 1 स्टेट कूलम या 1 ESU लिख दो, ये दोनों सिनोनिम है ना। तो 1 ESU बराबर आ जाएगा आपका, चेक करो, 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम आएगा। तो आप 1 कूलम इक्वल टू लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻9 ESU। ये 1 कूलम आ गया आपका, बस 1 कूलम आ गया। तो अब आप देखो 1 एम्पियर को आप कहते हो 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। तो 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, तो ये 3 इंटू 10⁻9 स्टेट एम्पियर आ जाएगा ये, राइट। अब आपके पास ये स्टेट एम्पियर आ गया। अब देखो 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या होता है, वोल्ट होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क क्या होता है 1 जूल, ऐसा यूनिट। चार्ज क्या होता है 1 कूलम, तो इसे 1 वोल्ट कहते हैं, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अब 1 जूल को आप कन्वर्ट करिए ऐसा CGS यूनिट में,
CGS यूनिट में कन्वर्ट करो 1 जूल को, तो वो आएगा 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग। अब जब ये 1 जूल 10⁻7 अर्ग है, आप 1 कूलम को लिखो 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम, स्टेट एम्पियर, सॉरी, अच्छा वोल्ट को हमने उसमें, हाँ कुछ भी लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट कूलम। तो क्या आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 1/300 स्टेट वोल्ट, इसका नाम स्टेट वोल्ट है। अब देखो आप स्टेट रेजिस्टेंस 1 वोल्ट हुआ ना ये, हाँ। अब मैं 1 ओम की बात कर रहा हूँ। ओम माने रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस माने वोल्ट अपॉन करंट, वोल्ट अपॉन करंट। अब आपका वोल्ट है 1/300 स्टेट वोल्ट, राइट, स्टेट वोल्ट। अब करंट बताओ, करंट 1/I है, I। तो देखो करंट का वाला जो मामला है एम्पियर इक्वल टू दिस मच स्टेट वोल्ट। अब हमारा एम्पियर है तो आप इसको 3 × 10⁹ लिखिए, आप 9 लिखिए। इसको हम कहेंगे स्टेट ओम, ये है स्टेट ओम। ये बड़ी मतलब जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब अटक कभी आ गया ना, और आता है, मैंने देखा हुआ है क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, 9 × 10⁻11 स्टेट ओम, राइट। टाइम नहीं लगता आपको, अगर ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट्स ग्रेट। ये केमिस्ट्री वाले याद करा देते हैं, ये केमिस्ट्री वाले याद करा देते हैं, राइट। केमिस्ट्री वाले मान लो नहीं कराते तो मैंने करा दिया। ये आपको पता है ना, तो बाकी चीज़ें निकल के आ जाएंगी कि आपने इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ये किया, फिर उससे आपने ये किया, फिर उससे आपने ये किया। अब आपको जो ये करना है ना, टक 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 करना है, ये स्पीड तेज होनी चाहिए, इसे कहते हैं कैलकुलेशन स्पीड। अगर आपने यहाँ स्लो किया, तो मेरी तरह किया तो प्रॉब्लम हो गई। मेरी तरह मत करो आप, मेरे से 4 गुना स्पीड तेज रखो, तब काम चलेगा। मैं तो धीरे धीरे करूँगा, क्योंकि मुझे हर बच्चे के दिमाग में कहीं पता नहीं कौन सा बच्चा कहाँ अटकेगा यार, मुझे तो नहीं पता है। इतने सारे बच्चे हैं, किसका कौन सी चीज़ कहाँ अटक जाएगी, तो इसलिए मैं तो स्लो करूँगा, आपको तेज करना है, राइट। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिए पूरा। एक चीज़ और है इसके अंदर, जैसे 6th वाला हो गया, 7th वाला पोइज एंड पोइजुली, ये मैंने आपको बता रखा है बहुत अच्छी तरह से, है ना। पोइज जो है CGS यूनिट है, पोइजुली जो है वो MKS यूनिट है। कैलोरी आपको पता होनी चाहिए, बहुत जनरल चीज़ है, तो ये तो आपको पता ही है। चार्ज स्टेट कूलम वगैरह हो गया, 2π का आपको आ ही जाएगा, वो सब कर दिया आपने। सॉलिड एंगल के बारे में ज़्यादा बात करनी नहीं है ना। चलिए अब हम आते हैं सम इम्पॉर्टेंट वैल्यूज। ये जो वैल्यूज है ना सम इम्पॉर्टेंट, अब ये वैसे तो 90% जो है ना एग्जाम के अंदर देते हैं, लेकिन अब हमारा तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आपके पेपर में कभी भी 80% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते, 20% इंपॉर्टेंट होता है। 80% तो जनरल पब्लिक करके आती है। अब 80% जो जनरल पब्लिक करके आती है उससे कोई सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन के क्राइटेरिया को समझो। 20% जो स्पेसिफिक है ना, वो जो करता है उसका सिलेक्शन होता है। तो ये जो है ना मैथमेटिक्स जो है ना उसको पकड़ना पड़ेगा। चलिए तो ये देखो, इसके अंदर आपको ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू है, अर्थ सन के बीच एवरेज डिस्टेंस, ये आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं वो अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो याद हो जाती हैं, है ना। हाँ, 1 लाइट ईयर है, ये है, और पारसेक, बस इतना पता रहना चाहिए। AMU आपको पता ही रहता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही रहता है, ज़रूरत ही नहीं है। पोइज वगैरह आपको पता ही रहता है। ये जो 3 चीज़ें हैं ना पहले वाली, ये जनरली याद नहीं रह पाती, तो इसको आप क्या करें, स्पेशल नोट्स के अंदर लिखते हैं कि भैया ये मेरे को याद रखना है ना। तो अब देखो आज का जो ये अभी तक का जो यूनिट डायमेंशन का हमारा जो पूरा का पूरा जो कहानी रही, उसके अंदर आपको याद करने वाली जो चीज़ें रही ना, वो कहाँ है जिसको कि हमें रटना है। वो एक तो आपको ये डू योर सेल्फ का 6th वाला पॉइंट है ना, और एक ये स्टेट कूलम वगैरह। स्टेट कूलम वगैरह में आपको ये याद रखना है, बाकी चीज़ें याद नहीं रखनी है ना। बाकी चीज़ें याद रखोगे तो बहुत सारा हो जाएगा, है ना। हाँ, इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये वाली 3 चीज़ें याद रखनी है ऊपर वाली, राइट। अब देखिए फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
इसके अंदर आपको जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें किलोमीटर को आप 10⁻³ लिख देंगे, आर को आप 3600 लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, आपका आ जाएगा। सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ये जो है ना, फोर्थ वाला क्वेश्चन तो एक स्पेशल क्वेश्चन है, वो एक अलग चीज़ है ना। सेकंड एंड थर्ड जो है वो एक कंसेप्ट बस केवल इतना सा ही है कि थीटा इक्वल टू क्या, आर्क अपॉन रेडियस, बस इसी पर बेस्ड है थर्ड एंड फोर्थ दोनों। अब आपको यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आर्क क्या है और रेडियस क्या है, ये समझना, बस यही है असली चीज़। आपने थीटा तो लिख दिया, अब आप डिग्री को मिनट में बदल दोगे, मिनट को उसमें बदल दोगे, सेकंड्स में बदल दोगे, वो सब चीज़ें कर लोगे आप लोग। लेकिन अब आपको जो है ना इसमें क्या, तो जैसे थर्ड क्वेश्चन है, सन्स एंगुलर डायमीटर मेजर्ड फ्रॉम अर्थ। अब देखो, मेजर्ड फ्रॉम अर्थ से तो सन यहाँ है और आपका अर्थ यहाँ है। अब आपका सन का डायमीटर ये है भाई, तो आपका जो है ना ये आपका आर्क बनेगा और वो आपकी डिस्टेंस रेडियस बन जाएगी। तो आर्क आपका सन का डायमीटर बनेगा और डिस्टेंस जो है वो आपकी रेडियस बन जाएगी। कितनी छोटी सी बात है। अब आप देखो, थर्ड वाला हो गया। अच्छा, फोर्थ वाला, ये सेकंड वाले में भी ऐसा ही है कि आपको जो है डिस्टेंस जो है ना उसको आपको आर्क लेना है, और वो सॉरी डिस्टेंस को रेडियस लेना है, और आर्क तो आपका है ना। हाँ, फॉर ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द टू डायमेट्रिक एंड्स ऑफ द अर्थ। अब देखो, फॉर ऑफ प्लैनेट है और डायमीटर अर्थ का है, तो ये अर्थ का डायमीटर है, प्लैनेट वहाँ पर है कोई बहुत दूर है, वहाँ से हम पैरेलैक्स नाप रहे हैं, यानी कि एक बार इधर रख रहे हैं, एक बार इधर रख रहे हैं। अब ये जो सवाल है ना, ये आते हैं और बच्चा जो है नेगेटिव मार्किंग में फंस जाता है। तो ये आर्क अपॉन डी, आप समझ गए ना, आर्क ये होगा आपकी बार और वो डी होगा। ये केवल आपको अंडरस्टैंड करना है और इसको कैलकुलेशन कर देना है आपको। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आपको करना है, ये ध्यान रखो। जितनी मेहनत मैं करूँगा उससे आपका कोई सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी मेहनत से सिलेक्शन होगा। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है और इसके अंदर जो है ये गलत भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो पहले वाला जो लिखा हुआ है ना, एज ऑफ यूनिवर्स इज 10⁻17 SEC, उसको आप स्मॉल सेकंड कर लो, जो जनरल सेकंड है हमारा। देखिए, इसमें दो तरह के सेकंड डिफाइन कर दिए हैं, एक स्पेशल सेकंड डिफाइन किया है और एक जनरल सेकंड डिफाइन किया है। जनरल सेकंड तो हमारा है, तो जो एज ऑफ यूनिवर्स है ना वो आपका 10⁻17 सेकंड एज ऑफ यूनिवर्स। मान लो एज ऑफ यूनिवर्स जो है वो टी ऑफ यूनिवर्स है, यूनिवर्स, ये आपको दे रखा है 10⁻17 स्मॉल SEC। स्मॉल SEC हमारा जनरल सेकंड है। एक इन्होंने अलग से सेकंड डिफाइन किया है, वो डिफाइन क्या किया है, 1 डे इक्वल टू 86400 SEC, और इसको 1 डे के बराबर कर दिया। तो इसको क्या कर दिया, 1 डे के बराबर कर डाला, और इस 1 डे को फिर पता है इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया 86400 कैपिटल SEC, कैपिटल SEC। अब ये जो है ना गेम, कि इसको हमें कैपिटल SEC की टर्म में रिप्रेजेंट करना है एज ऑफ यूनिवर्स को, है ना। तो व्हाट इज द एज एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पान ऑन दिस स्केल। अच्छा, इस स्केल पर आपको एवरेज ह्यूमन लाइफ करनी है। तो देखो, मैं 1 सेकंड कितना आ जाएगा, स्मॉल सेकंड, ये आ जाएगा 86400 इंटू 10 की पावर -17 SEC, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। जब आपके पास में ये चीज़ आ जाएगी ना, तो इसको हम कहेंगे 1 सेकंड। अब 1 ईयर मतलब आदमी की लाइफ मान लो 100 साल है, 100 साल है ना। तो अब इसको है ना अप्रोक्सीमेटली आप जो है ना 10⁻9 सेकंड कह सकते हो। जनरल आदमी की लाइफ मानी जाती है 10⁻9 सेकंड। तो कितना आ जाएगा आप बताओ, 10⁻9 सेकंड से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, आपका लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग है ना 10⁻9 सेकंड के आसपास आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 86400 इंटू 10 की पावर -17 इंटू 10 की पावर 9। आप यहाँ पे जो है ना ये पॉइंट 1 लगाएंगे, यहाँ पे 4 जीरो यहाँ से गायब हो जाएगा, ये 8 है तो ये 8.64 इंटू 10 की पावर -4 SEC आ जाएगा। ये आप खुद देखिए इसमें कितना आसानी से आ रहा है, राइट। चलिए, अब फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है ये बड़ा टेक्निकल चीज़ होती है। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है
कि उन्होंने वो बदल दी, क्या कि ये चीज़ें फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लो ऐसा है तो क्या है। ये बड़े क्वेश्चंस जो है ना मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं, सब में क्वेश्चंस आते हैं, सब में क्वेश्चंस आते हैं। जितना आलस करोगे ना उतने पीछे होते चले जाओगे, ठीक है। तो आप जो है इसमें देखो, अब जैसे ये एफ वेलोसिटी और टाइम दे रखा है, आपको मास चाहिए। बहुत ही सिंपल है कि मास चाहिए तो एफ इक्वल टू एम ए आप जानते हो, और एम ए आप वी अपॉन टी जानते हो, आ गया ना एम, बस खत्म, ठीक है। और इसी तरीके से आपको प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर चाहिए तो क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब आपको फोर्स तो इन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटी दी है लेकिन एरिया को नहीं दिया। वेलोसिटी और टाइम को दिया है, वेलोसिटी और टाइम में लेंथ होती है, वेलोसिटी और टाइम में लेंथ होती है, तो एरिया को आप क्या लिख देंगे, वी टी स्क्वायर लिख देंगे। वेलोसिटी टाइम में लेंथ होती है, वो आपको जो है ना ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, और फटाफट फटाफट करो स्पीडली, है ना। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम आप जानते हो, मोमेंटम जो होता है एफ इंटू टी होता है, बस हो गया। देखो कितने छोटे से होते हैं, बस करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये एरर्स एंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसके अंदर जो सबसे क्रूशियल होता है ना वो क्या होता है। देखिए एरर्स के बारे में मैं बातें कर लूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जनरल जो है ना प्रॉब्लम में फंसता है बहुत सारा। तो इसमें आपको जो है ना ये सब तो बताया हुआ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में, है ना। एक बार आप जो है नोट्स अपने पुराने पकड़ लीजिए, नोट्स आपके पास में होने चाहिए पुराने, है ना, और उसमें आप देख लो क्या है। अगर मान लो आपको एडिशन के बारे में कुछ है तो आप देख लीजिए। हम जो बात करना चाह रहे हैं ना वो मैं बात करना चाह रहा हूँ ए रेस टू पावर एक्स, बी रेस टू पावर वाई, सी रेस टू पावर माइनस जेड, ये आपको डेल्टा क्यू अपॉन क्यू आएगा। तो आप समझ लीजिए ये डेल्टा ए अपॉन ए इसकी एरर प्लस वाई, डेल्टा बी अपॉन बी इसकी एरर प्लस जेड डेल्टा सी अपॉन सी, ये प्लस आएगा हमेशा, ये तो आपको पता ही है। यहाँ जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकलिटी आती है ना वो उसमें आती है कि जब ये इस तरह की कोई क्वांटिटी दे देते हैं। देखिए किस तरह की क्वांटिटी दे देते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि टाइप ऑफ द क्वांटिटी, कि ये दे देते हैं 1 अपॉन क्यू बराबर 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, इस तरह से पंगा पड़ जाता है। अब इसको करने के लिए हमें डेल्टा क्यू अपॉन क्यू चाहिए, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इसमें कैसे आएगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन से लाना पड़ेगा, है ना। ए की पावर -1 प्लस बी की पावर -1 प्लस सी की पावर -1। रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन तो बहुत आ गए एग्जाम में, हो सकता है अब वो ऐसा कुछ बना के देते हैं। पैरेलल रेजिस्टेंस वाले तो क्वेश्चन बहुत आ चुके एग्जाम में, लेकिन अब इसकी गारंटी नहीं है ना कि नहीं आएगा बहुत आ चुके तो दोबारा आ सकता है। आपको ये बना करके दे सकते हैं वो अलग तरह की कोई क्वांटिटी, तो देखो क्या होगा, ये आ जाएगा -1, वो अब आप डिफ्रेंशिएशन करना जानिए आप, वो तो आपको आना चाहिए, क्योंकि पावर -2। अब इसको पता है DQ लिखेंगे साथ में, ये DQ एरर है ना। अब यहाँ पे वापस वही चीज़ें हो जाएंगी, -1 ए की पावर -2 आप DA लिखिए, ये एरर आएगा DA, और -b की पावर -2 आप DB लिखिए एरर, और फिर आ जाएगा -c और c की पावर -2 DC लिखिए, DC लिखिए। अब आपके पास में ये DQ अपॉन क्यू स्क्वायर आ गया, DQ अपॉन क्यू स्क्वायर आपके पास में आ गया। जब ये आपके पास DQ अपॉन क्यू स्क्वायर आ गया ना, तो अब इसको आप आगे बढ़ाते हैं पूरा उसी तरीके से। अब पता है आपको क्या करना है, DQ अपॉन क्यू चाहिए, आपका पर्पस DQ अपॉन क्यू स्क्वायर नहीं है, आपको चाहिए डेल्टा क्यू अपॉन क्यू चाहिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अब जब आपको डेल्टा क्यू अपॉन क्यू चाहिए तो भैया ये क्यू स्क्वायर है, इसमें से एक क्यू आपको निकालकर उधर ले जाना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास डेल्टा क्यू अपॉन क्यू आएगा। फिर परसेंटेज निकालते रहो। अब आप क्यू कहाँ से लाएंगे, क्यू आपका फंडामेंटल ये है, इसमें आप ए बी सी की वैल्यूज और ऐड डालिए, क्यू की वैल्यू आएगी, राइट। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि सवाल आया ना और नहीं किया तो एक सवाल आपकी रैंक को जो है बहुत पीछे धकेलता है। चलिए देखिए इसमें है ना क्वेश्चन नंबर 7
और जो क्वेश्चन नंबर 2 है शायद पैरेलल वाला है क्या क्वेश्चन नंबर 2 में, ये दोनों आप कर लीजिए, ठीक है। बाकी कोई इतनी खास बात नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है कि आपको कहाँ पर ध्यान देना है और कहाँ पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो वो आप पूरा रखिए। यहाँ पर जो है ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है सिग्निफिकेंट फिगर्स के मामले को लेकर के बहुत इम्पॉर्टेंटली हम चीज़ों को करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों मैं सॉल्व करवा रहा हूँ अभी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम इसमें गड़बड़ कर गए ना तो नुकसान बड़ा हो जाएगा, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये आपका जो फॉर्मूला चार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और फोर्थ वाला मैं नहीं कराऊंगा, फोर्थ वाला आप अपने आप कर लीजिए। 5, 6, 7 है ना, 6 भी नहीं कराऊंगा मैं, 5 भी नहीं कराऊंगा, 7 कराऊंगा, है ना। ये सब मैं अभी कराऊंगा, जिससे क्या है कि आपको ये चीज़ें आ जाए, है ना। 1-2 क्वेश्चन मैं और पकड़ने की कोशिश करता हूँ जिनको कराना चाहिए, ठीक है। तो 1 मिनट ज़रा मैं कराता हूँ, बोर्ड साफ कर लूँ ज़रा। देखिए, तो मैं जो है सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना उसको ले रहा हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर का देखो फॉर्मूला चार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसे हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों सवाल कराऊंगा मैं, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना बड़ा सेंसिटिव होता है और जनरली गलती कर देते हैं ना। ये सिग्निफिकेंट के फिगर के ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी मैं करा देता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर वाला देखो आप, जो है ना एरर्स का, रिलेटिव एंड फ्रैक्शनल एरर का है, ये सवाल भी मैं करा ही देता हूँ। देखो तेज स्पीड से करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने कह रखा है कि z इक्वल टू x1 x2 अपॉन 1 अपॉन ये देखिए z इक्वल टू इन्होंने कह रखा है x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। मैं कह दूंगा इसको 1 अपॉन z इक्वल टू 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2। आप लोग सब एक्सपर्ट हैं तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें इस पर दिमाग ज़्यादा देर तक नहीं लगाना, है ना। dz अपॉन z स्क्वायर, माइनस माइनस उड़ा देता हूँ, इधर भी माइनस आएगा तो इसको मैं लिखूंगा dx1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस dx2 अपॉन x2 स्क्वायर। आ जाएगा ना। अब हमें dz अपॉन z चाहिए खाली, राइट। तो मैं लिखूंगा dx1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस dx2 अपॉन x2 स्क्वायर इंटू z। ऐसा करूँगा मैं, एक z इधर ले गए मैं, है ना। तो एक z उधर ले जाने से हमारे पास में आ गया डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू। अब यहाँ जो है हमारे सामने एक सिचुएशन खड़ी होती है कि इसको हम हैंडल कैसे करें। तो देखिए, इसको हैंडल करना बड़ा आसान है। आपको dx1 यानी डेल्टा x1 की एरर कितनी है, 0.1 है, 0.1 है। वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 है, प्लस डेल्टा x2 कितना है, डेल्टा x2 0.2 है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, z की वैल्यू कैलकुलेट करिए, 3 and 6 है ना, तो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 कैलकुलेट करना पड़ेगा साहब। ये तो 18 अपॉन 9 आएगा, तो 2 आ गया। ये 2 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, बस खत्म, आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। इन्होंने कहा रिलेटिव एंड फ्रैक्शनल एरर इन y एंड z। अच्छा, y अलग चीज़ है, तो y अलग चीज़ है, z अलग चीज़, z इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यही आंसर है आपका, यही आंसर है आपका, दिस इज योर आंसर। अब आपको अगर मान लो इसकी वो कैलकुलेट करनी है, क्या 100% की परसेंटेज एरर, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ आंसर तो आ गया, लेकिन अब इसको प्रेजेंट करना बड़ा भारी काम है, बड़ा भारी काम है। हाउ टू प्रेजेंट द आंसर, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या खेल होने वाला है इसके अंदर। ये 1/9, 1/36, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें 36 एलसीएम ले लेता हूँ एक बार, तो ये आ जाएगा आपका 4, तो 0.4 आ जाएगा, राइट, प्लस 0.2 आ जाएगा, और ये 2 है ना, इससे मैं इसको काटूंगा तो ये 18 आ जाएगा। यानी हमारे सामने असली मुसीबत है 0.6 अपॉन 18। अब वो कभी कभी क्या करता है, ऑप्शंस जो देता है
वहाँ मुसीबत कर देता है। अब जैसे इसका देखो ऑप्शन क्या आने वाला है, इसका ऑप्शन आने वाला है 0.1/3, ये आने वाला है। तो इस 0.1/3 को हम अगर करते हैं, 0.1/3 को हम करते हैं तो ये आएगा 0.0333, ये आएगा। अब ये कभी कभी इस ऑप्शन में क्या करते हैं कि इसको, जैसे उस दिन जो सवाल आया होगा एग्जाम में, किसी एग्जाम में होगा, अब इन्होंने इसको क्या कर दिया 0.05 लिख दिया, है ना। आप करके आइए सवाल को, अटेम्प्ट करके आइए, छोड़ के मत आइए सवाल को। एक्चुअली क्या होगा उसमें पता है, ऑप्शंस किस तरह के होंगे, आपको मैं ऑप्शंस बता देता हूँ किस तरह के होंगे, कि आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता, है ना। वो भी नहीं चाहते हैं सवाल गलत करना आपका। तो देखिए ऑप्शंस इस तरह के होंगे कि इसको जैसे 0.05 कह दिया, है ना। अब आपके ऑप्शंस इस तरह से आएंगे 0.01, 0.05 और 0.1 और 0.3, ये देंगे। 0.3 वाला ऑप्शन क्यों डालेंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए डालेंगे। वो आपका दिमाग परेशान होगा, आप इरिटेट होंगे एग्जाम में, तो वो डालेंगे ये वाला, है ना। लेकिन अब आप इसमें से देख लो कि विच इज द बेस्ट ऑप्शन, ये आपको करना पड़ेगा। तो दिस क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, समझने की दृष्टि से। अब चलिए अब हम आ जाते हैं आपका जो है ना उसके अंदर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है सिग्निफिकेंट फिगर का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप सिग्निफिकेंट फिगर का। फोर्स ऑफ दिस न्यूटन इज अप्लाइड नॉर्मली over an area this, calculate the pressure exerted over the area to the significant proper significant figure। देखिए अब आपको 8.26 करना है और ये आपको क्या है 4.3 है। अब देखिए इसमें क्या है, आप एकदम बिंदास हो जाइए, मस्त हो जाइए, क्योंकि आपका ये 4.3 में सिंगल डिजिट है, डेसिमल के बाद में, डेसिमल के बाद में, राइट। इसका मतलब है कि आपको जो आंसर देना है वो डेसिमल के बाद में सिंगल डेसिमल तक ही देना है, उससे ज़्यादा आंसर नहीं देना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बाकायदा नियम से आपको डिवीजन करना पड़ेगा, इसको नियम से डिवीजन करना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं इसको अच्छा, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, वहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, निश्चित होंगे, निश्चित होंगे, तो चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। 4 ऑप्शन है तो मस्ती है यार, उसके अंदर निकालो, देखो फट से क्या करना। अब देखो मैं यहाँ पे एक घोटाला कर रहा हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 8.6/4.3, इसका मतलब आपका 2 आ गया, 2 आया। ये 2 गलत है भाई, हमने कहाँ सही किया है। लेकिन एक चीज हमने कंफर्म कर दिया है, एक चीज हमने पक्का कर दिया है, निश्चित कर दिया है कि ये चीज हमने बढ़ा दी है, ये चीज हमने बड़ा कर दिया है। यानी आपका आंसर निश्चित रूप से 2 से कम वाला आएगा। और 2 से कम भी कितना, 2 से कम भी कितना, चिन्ना सा, जरा सा कम आएगा, जरा सा कम आएगा। आपको डेसिमल के आगे केवल 1 डेसिमल का आंसर देना है, 1 डेसिमल का आंसर देना है, ज़्यादा तो आपको आंसर देना ही नहीं है। अब 2 से कम और केवल सिंगल डेसिमल, क्या हो सकता है, 2 से कम और केवल सिंगल डेसिमल, भैया 1.9 के अलावा इस दुनिया में पाया ही नहीं जाता। समझ गए, देखो कितना आसान है। और पता है इसी के अंदर नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं, इसी को छोड़ जाते हैं यार। कुछ नहीं, बस केवल सोचना है आपको, लिटिल न स्मार्ट बनना है। क्या बनना है, थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओ। ईच साइड ऑफ a cube is measured to the 7.21 meter. Find its total surface area to the appropriate significant figure. उड़ी बाबा रे। अब आपके पता है इसमें पॉइंट में 3 जगह जाएगा, क्योंकि इन्होंने स्क्वायर साइड ली है, उन्होंने क्यूब लिया है। क्यूब का क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का चाहिए। तो देखो ये बड़ा खतरनाक सवाल है। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 × a², ये क्यूब का एरिया होता है 6 × a², ठीक है ना। तो 6 × a² का अर्थ होता है s बराबर 6 × a², 7.241। अब आपका ये 6 आ जाएगा, आप इसका स्क्वायर करिए 7.241। बाप रे बाप बड़ा पंगा है भाई, बड़ा पंगा है। अब देखो यहाँ फिर हम थोड़ा सा जो है ना कमाल करेंगे, थोड़ा सा कमाल करेंगे।
वो क्या करेंगे, मैं इसको एक बार जो है ना हल्का सा इसको जो है ना जैसे ये 7.41 है, बड़ा ज़्यादा खतरनाक है यार, इसका स्क्वायर करना तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी इसका स्क्वायर करने में। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा पास में रख देते हैं, 7.2 का स्क्वायर कर लेते हैं। ये आसान है, ये आसान, इतना तो करना पड़ेगा आपको, इतना तो करना पड़ेगा। अब पता है 7.2 का स्क्वायर भी मैं क्या करूँगा, 6 कर दिया, इधर से 36 निकाल दिया और इधर से 1.2 का स्क्वायर कर दिया। ये केवल टैक्टिक्स हैं, केवल टैक्टिक्स है, स्टाइल्स हैं। अब हमें ये पता है कि वी हैव डन मिस्टेक हियर, हमने इसको रिड्यूस कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इट विल बी ग्रेटर वन फ्रॉम दी एग्जैक्ट आंसर व्हाट कमिंग। वहाँ एक ही ऑप्शन होगा, आप चिंता मत करो, है ना। तो आप देखेंगे कि ये कितना हो गया। अब ये तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी साहब, आप इतना मस्ती नहीं मार सकते। 36 इंटू 6, 36 इंटू 6 कितना होगा, 216 होगा, 216 होगा इंटू 1.44, इंटू 1.44। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, है ना। और अगर आपको क्यूब्स पता हैं, क्यूब्स याद हैं, तो आप जो है काफ़ी कुछ डायरेक्ट भी कर सकते हो, राइट। तो आपको क्यूब्स याद हैं, स्क्वायर्स याद हैं, तो बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। ये वाली कैलकुलेशन अब आपको करनी पड़ेगी, तो वो तो आप करिए, सीधी सीधी बात है। लेकिन अब आपके जो भी आंसर आने वाला है ना, जो भी आंसर आने वाला है वो इस वाले से जो आंसर आया है उससे ज़्यादा वाला आएगा, ग्रेटर वाला आएगा। तो योर आंसर इज नॉट दिस, योर आंसर इज ग्रेटर लिटिल। तो आप ग्रेटर वाला आंसर पकड़ेंगे, पकड़ेंगे, है ना। चलो एक बार जो है इसको तेज स्पीड से मैं एक बार केवल कैलकुलेट कर देता हूँ, है ना। आपको तो सच में कैलकुलेट करना है, इसमें तो आपको करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि सर अगर हम इसको सवाल को छोड़ आए, तो भैया छोड़ते ही रहो, ज़िंदगी भर छोड़ देगा एक, आप करते रहो। कभी कभी किसी किसी सवाल में तो टाइम लेगा ना वो। देखिए आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कम टाइम वाले आते हैं। 4-5 सवाल होंगे जो आपका टाइम खाएंगे, जो आपके टाइम को किल करेंगे, तो वो तो होंगे, है ना। आप सारा केवल लड्डू लड्डू मतलब बढ़िया बढ़िया माल खाना चाहो, तीखा कड़वा बिल्कुल नहीं खाओ, ऐसा नहीं होगा। 216 मल्टीप्लाइड बाई 1.44, है ना। आपको ये नहीं करना। अब मेरा देखो आंसर 311 आया है। अब ये 311 मतलब जो ये चीज़ आ गई है ना 311, अब इससे ज़्यादा वाला आप निश्चिंत मान करके चलिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरी बात का भरोसा रखिए, वहाँ एक ही आंसर होगा, वहाँ एक ही आंसर होगा, है ना। तो ये जो है 314 पॉइंट कुछ कुछ होगा, 592, बस ये होगा, राइट। अच्छा अब इसमें 311.04 है एक्चुअल में, इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा अच्छे से लिख रहा हूँ, दिस इज नॉट, ये है 311.04, है ना। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। अगर आप यहाँ पे कर सकते हो ना, तो एक चीज़ और कर सकते हो, 6 इंटू 7.5 कर सकते हो, 7.25 का स्क्वायर, ये कर सकते हो, 7.25 का स्क्वायर, देन यू विल बी मोर क्लोज। अब आपने जैसे 7.25 किया है ना इसको, तो 7.25 करने का मतलब है यू हैव रेज्ड दिस, इसको बढ़ा दिया है आपने, यानी अब आपका आंसर छोटा वाला आएगा, है ना। थोड़ा ये मतलब इन क्वेश्चंस में आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा एग्जाम में, और हो सकता है इन क्वेश्चंस में आपको 5 मिनट तक खर्च करना पड़े। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, 5 मिनट बहुत बड़ा समय होता है जी, वो तो हम क्या करते हैं, खो देते हैं समय को, बाकी 5 मिनट बहुत बड़ा समय होता है, बहुत बड़ा समय होता है, ठीक है। तो आप देखिए अगला वाला, देखो अगला वाला क्वेश्चन है 2 को जोड़ा। अब देखिए ये सवाल जो आता है ये केवल 1 सेकंड का सवाल है। इस तीसरे वाले सवाल में आई थिंक वी शुड नॉट डू एनी कैलकुलेशन, है ना। तीसरे वाले सवाल को बिना कैलकुलेशन के टिक कर देना चाहिए सीधा सा। 10 है, 12 है, तो भैया 22 तो है ही, अब 2 + 1 3 आएगा, बस ठीक है, हो गया काम, क्योंकि सिंगल डेसिमल तक हमको चाहिए, तो केवल देख के आप आंसर लगा दीजिए, नो नीड टू डू कैलकुलेशन, है ना।
10 12 हो गया, वो 2 है, उधर से पॉइंट, क्योंकि सिंगल डेसिमल तक देना है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है ना भैया, मिनिमम डेसिमल नंबर, ये आंसर देना होता है हमेशा, मिनिमम डेसिमल नंबर, है ना। अब ये वाला जो सवाल था ना, जो ऊपर वाला था, ये क्रूअल कुछ ज़्यादा ही था, कुछ इसमें क्रूरता ज़्यादा थी सवाल के अंदर, राइट। ऐसा क्रूर क्वेश्चन आता है ना। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप जो इजी सवाल आ रहा है उसमें टाइम किल मत करो, डिफ़िकल्ट वाले के लिए टाइम बचा के रखो, कैलकुलेटिव वाले के लिए टाइम बचा के रखो। इसमें आपका 5 से 5 मिनट भी जा सकता है इस क्वेश्चन को करने में, इस क्वेश्चन को करने में आपका 7-8 मिनट भी जा सकता है, लेकिन करो, वेट मत करो, रुको मत, रुकने में नुकसान होगा। जैसे आपने यहाँ पे किया तो आप क्या करें, इसको 6 × 7.25 का स्क्वायर करके थोड़ा ज़्यादा क्लोज होगा। आप ट्राई करिए कि जो सबसे क्लोज इजी नंबर है वहाँ तक जाओ, सबसे क्लोज इजी नंबर है। अब ये 7.2 थोड़ा ज़्यादा ही रह गया, 7.2 थोड़ा ज़्यादा ही दूर हो गया, है ना। हाँ देखिए, अगर मैं इसको करता हूँ ना इजी वाले को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, आप इनको इग्नोर नहीं करें। जैसे 7.25 सॉरी, क्या होगा यार ये, जस्ट अ मोमेंट, 7.25 इसका स्क्वायर करना है ना, 7.25 का स्क्वायर हो गया। अब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आपका देखिए 315.375 आ गया। अब आपका जो आंसर आएगा वो इससे कम आएगा, राइट। तो आप देख लीजिए, है ना। अब वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, पेपर सेटर पर डिपेंड करता है कि हाउ क्रूअल ही इज बिकमिंग, कितना क्रूर बन रहा है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर देखो आप, इसमें पता है क्या है, इन्होंने अलग अलग तरह की इक्वेशंस दे दी हैं, आपको इसमें रूल्स लगाने हैं सारे के सारे। क्या कि आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, जो है ना एक्सपोनेंशियल जो होते हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोसाइन की कोई डायमेंशन नहीं होती, साइन की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो जो पहले वाला है वो v² है ना, v वेलोसिटी है, करेक्ट। तो आप निकाल सकते हैं c1 बड़े आराम से पहले वाले में। अब c1 पहले वाले में c2 है ही नहीं, इन्होंने दिया ही नहीं, है ना। दूसरे वाले में x = cos को आप डायमेंशन लेस बनाइए, तो c2t आपका डायमेंशन लेस हो गया, c2t आपका डायमेंशन लेस हो गया, तो c2t आपका हो गया m0 l0 t0। अब आप c2 निकाल ही सकते हैं, और जो c1 है वो आपका डायरेक्ट x आ जाएगा। जो अगला वाला है उसमें e⁻² है। ये आपका जो 7th वाला, जो 6th वाला मैं नहीं करना चाहता, है ना। 6th वाला तो आप कर लीजिए, बीटा और √d की डायमेंशन सेम आएगी, है ना। हाँ, बीटा एंड √d की डायमेंशन सेम आएगी उसमें, जो ये क्वेश्चन है ना यहाँ पर 6th वाला, उसमें ऐसा आएगा। और f आपका वो का वो आएगा, राइट। तो f आपका α/β आ जाएगा, ख़त्म, है ना। और बीटा आपने यहाँ से निकाल लिया तो आपके पास में अल्फा आ जाएगा, राइट। करिए आप करिए, करके मैच करिए अपना आंसर, राइट। 7th में अ पार्टिकल ऑफ मास m इज लोकेटेड इन ए रीजन वेयर इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन पोजिशन दिस, राइट। अब इसमें क्या है कि राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए एंड बी। भैया यू पोटेंशियल एनर्जी है, m1 l2 t-2। अब आप ए और बी आराम से निकाल सकते हो। इफ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द अबव फॉर्मूला इज स्टेटेड एज दिस, चेक वेदर दिस आंसर इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। आपके पास ए है, आपके पास बी है, आपके पास टाइम पीरियड है, सब कुछ आपके पास है, कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। अब आप ये कहेंगे कि सर आप जो ये हमें करने के लिए वीडियो में कह रहे हो तो हमें कितना टाइम लगेगा। साहब आपको देखो रिवीजन करना है ना 11th क्लास का, तो पर टॉपिक पर चैप्टर मेरे एक वीडियो लेक्चर का 2.5 टाइम्स आपको टाइम देना पड़ेगा। मेरा जितना भी वीडियो लेक्चर आ रहा है उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मेरा 50 मिनट का आ रहा है तो आप उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना आपको देना ही पड़ेगा, राइट। वो तो मस्ट है, नहीं दोगे तो काम नहीं चलने वाला। फ्री में बड़ी चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। अब जैसे जेई मेन में है, जेई मेन में सब निकलोगे। मुझे नहीं लगता कि अगर बच्चे ने मेरा 2 साल का पूरा लेक्चर भी रिवाइज कर लिया, मेरा थ्योरी भी रिवाइज कर लिया अच्छे से ईमानदारी से,
ईमानदारी से। तो जेई मेन में तो निकल ही जाएगा, नीट तो कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा, वो सॉरी उसका एनआईटी तो निकल ही जाएगा, और नीट तो निकल ही जाएगा। लेकिन अगर आलसी है भैया, प्रैक्टिस नहीं करी तो कुछ नहीं होने वाला यार। प्रैक्टिस तो मस्ट है, प्रैक्टिस तो अगर मैं बंद कर दूँ तो मेरा भी काम तमाम हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप करिए। अब देखिए मैं एक दो क्वेश्चन और लेना चाहता हूँ। ये जेई एडवांस 2015 में आया है ना। ये आपकी जो दिशा वाली बुक है ये मेरे सामने खुली हुई है, इसको मैं कर देना चाहता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे नंबर डला हुआ है दिशा वालों का, पता नहीं अभी कौन सी बुक है, उसको छोड़ो आप। 2015 में आया है, 2015 का क्वेश्चन है, और बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है। आसान है लेकिन बहुत पेचीदा है, मतलब समस्या खड़ी कर दे रहा है। द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन एज ए स्क्वायर दिस, एल्फा इज दिस, मेजरमेंट ऑफ ए हैज दिस एरर, द एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम इज दिस, परसेंटेज एरर इन ई वैल्यू इज। तो देखो किया क्या है इन्होंने कहा है ई इक्वल टू ए स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एल्फा टी है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि आप जो है ना मेजरमेंट ऑफ ए हैज़ बीन गिवन दिस परसेंटेज, और एल्फा को इन्होंने फिक्स कर दिया है, और मेजरमेंट ऑफ टाइम दे रखा, परसेंटेज एरर ई का पूछा है एट टी इक्वल टू 5 सेकंड पर, है ना। तो पढ़ लीजिए सवाल आप, जो है ना दिशा वाली बुक के अंदर है क्वेश्चन। तो हमें पता करना है परसेंटेज एरर इन ई डी ई अपॉन डी टी चाहिए जी, है ना, डी ई अपॉन डी टी चाहिए। तो हमें चाहिए t इक्वल टू 5 सेकंड पर, तो सबसे पहले तो मैं इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ, है ना। या इसको एक काम करो, एक बार लॉग ले लो इसका, लॉग ऑफ ई बराबर ट्वाइस लॉग ऑफ ए माइनस एल्फा टी। या क्या टी की वैल्यू हम रखेंगे अपनी तरह रखेंगे, राइट। अब देखो हम इसको कह रहे हैं ये है ना डी ई अपॉन, तो इसको मैं कहूँगा 1 अपॉन ई इंटू डी ई, 1 अपॉन ई इंटू डी ई लिखूँगा। इसको क्या लिखूँगा, ट्वाइस अपॉन ए इंटू डी ए लिखूँगा, माइनस एल्फा टी का डिफरेंशियल तो टी रहेगा, इसको मैं डी टी लिखूँगा, करेक्ट। अच्छा हाँ डी टी रखेंगे, बिल्कुल इतना ही रखेंगे। अब मैं इस डी टी की, अब देखिए आपको जो है ना डी अपॉन ई इन्होंने दे रखा है, नहीं डी अपॉन ई इन्होंने पूछा है, डी अपॉन डी इन्होंने पूछा है, करेक्ट। तो डी ई अपॉन ई इन्होंने पूछा है, अभी रख देंगे 1 मिनट के अंदर, डी ए अपॉन ए रख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जो है ना सावधानी वाला है। तो मैं यहाँ पे एक चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ डी टी अपॉन टी इंटू टी। अब आप कहेंगे ये लिखने की क्या ज़रूरत है, ये सारा का सारा गेम है इस क्वेश्चन के अंदर, कि आप डी टी ढूंढते रह जाएंगे और आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर टाइम कहाँ से रखोगे आप 5 सेकंड का, क्योंकि वी डोंट वांट डी टी, हमें डी टी नहीं चाहिए साहब, डी टी इज नॉट गिवन टू यू हैव बीन गिवन। क्वेश्चन ने आपको दिया क्या है, क्वेश्चन में आपको डी टी अपॉन डी टी दिया है, दिस इज गिवन। तो भैया आप लाओगे जब भी तो होगा, वो डी टी अपॉन डी लाना पड़ेगा ना कहीं से। चलिए जब आपने ये कार्यक्रम कर लिया ना, अब आप जीतोगे। डी ई अपॉन ई तो आपका है ही, वो तो कैलकुलेट करना है। अब ट्वाइस डेल्टा ए अपॉन ए लिखना जरा, कितना है, डेल्टा ए अपॉन ए है आपका 1.25 परसेंट है, परसेंट में डायरेक्ट लिख दो 1.25, राइट। माइनस एल्फा कितना है जी, एल्फा है आपका, अच्छा इसको प्लस ही कर दो, क्योंकि हम तो एरर में प्लस करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं, है ना। 2 इंटू 1.25 आपका जो एरर है मेजरमेंट ऑफ टाइम में 1.25 है। एल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको इन्होंने, एल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.2 सेकंड, एल्फा की वैल्यू प्लस 0.2 सेकंड लिखिए बाकायदा। और ये आपका आ रहा है कितना 1.5% को डायरेक्ट रहने दो, क्योंकि 100 से हमें बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्यों अपन पंगा लेते हैं। टी आपका 5 सेकंड, बस ये आपका आंसर है। अब आप देखो ये आपका 2.5 है प्लस
वो आपका 7.5 और ये 0.2 है, 0.2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, है ना। तो आई थिंक इट इज़ 3%। अब ये 3% आया नहीं, 4% आ रहा है, सॉरी 4%। एक बार इसका आंसर चेक कर लीजिए 4% है क्या, है ना। हाँ, एक मिनट मैं करता हूँ यार, इनके आंसर भी पता नहीं कहाँ दे रखे हैं इन्होंने। ओहो, जय हो, पता नहीं आंसर कहाँ दे रखा है। इंटीजर टाइप का आंसर दे रखा है इन्होंने, थर्ड का आंसर फोर्थ ही दे रखा है इन्होंने, फोर्थ ही दे रखा है, राइट। अच्छा आप देखिए इसके जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन और है, ड्यूरिंग सल्स एक्सपेरिमेंट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। अच्छा ये एक समस्या है बहुत बड़ी हमारे सामने, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। इसको मुझे करवाना है यार, इसको मैं कैसे कराऊं, मैं थोड़ा प्लान करता हूँ इसको। वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज ये दोनों मुझे कराने हैं, क्योंकि सवाल जब आ गया ना तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मेरे को करवाने हैं, तो मैं पता है क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कोई वीडियो देखता हूँ इंटरनेट पर जिसमें कि वो होते हैं ना विजुअल्स वगैरह हों, क्योंकि ये वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। कंसेप्ट तो मैं आपको बता दूंगा, कंसेप्ट तो आपको अगले वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। हाँ राइट, ओके। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, ये फॉर्मूला चार्ट है ना, इसको पूरा करें, और जितना टाइम का मेरा वीडियो आ रहा है उससे आप जो है ना 2.5 गुना टाइम दीजिए, 2.5 टाइम्स, नहीं तो आपका काम नहीं चलने वाला है। ये समझ लो कि टीचर के मेहनत करने से भैया आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, बच्चे के मेहनत करने से सिलेक्शन होता है, राइट।